मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी नगमे। ये प्रोग्राम पेश कर रहे थे शमीम उस्मानी। मीडियम और शॉर्टवेव पर ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। मौजूदा मीटर्स के अलावा आप हमारी नशियात सुन रहे हैं DTH इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स के जरिए। पेश खिदमत है प्रोग्राम सेहत और जिंदगी। हेलो डॉक्टर। सेहत और ज़िंदगी सिलसिले के तहत हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। आदाब कबूल कीजिए, नमस्कार। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक एक्सपर्ट। चलिए पहले आपको बता देते हैं किस मौजू पर आज बात होगी। आज का मौजू है जोड़ों का दर्द, गठिया, मर्ज, कमर का दर्द वगैरह वगैरह और कोविड-19 से बचाव और इलाज। जी हाँ, आप और हम सभी जानते हैं कि आजकल कोविड-19 के मुतालिक बहुत कुछ बताया जाता है और वजह यही है कि बेदारी पैदा की जाए इसके तई, ताकि परेशानी से आप दो चार ना हों। और इसके मुतालिक क्या क्या एहतियात हम उठा सकते हैं और इख्तियार कर सकते हैं, इसके अलावा हम आज जो बात करेंगे, जैसा कि हमने कहा, जोड़ों का दर्द, गठिया रोग और कमर का दर्द। चूँकि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राहुल खरे, प्रोफेसर, सीनियर कंसल्टेंट, हेड ऑफ द यूनिट ऑर्थोपेडिक्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, नई दिल्ली। सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब का वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं अपने स्टूडियो में। डॉक्टर खरे, आपका इस्तकबाल हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, शुक्रिया। और डॉक्टर साहब से बात करने के लिए, इस मुतालिक अपने सवालात करने के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। बराह रास्त आप डॉक्टर साहब से अपने सवाल कर सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 011-2342-1260। जी हाँ, नंबर एक बार फिर बता देते हैं, 011-2342-1260। तो ये तो रहा जनाब फ़ोन नंबर, और आप कॉल्स कीजिए, अपने सवालात पूछिए। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, एक जोड़ों के दर्द की अगर बात की जाए या गठिया की जो बात की जाती है, तो आर्थराइटिस या गाउट या गठिया जो है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? किस तरह से पता चलता है मरीज़ को कि उसको जोड़ों का दर्द जो है किस तरह का है ये? जो आपने बताया अभी, आर्थराइटिस या गठिया का दर्द, ये हिंदी में उसको गठिया बोलते हैं जी, और इंग्लिश में, अंग्रेजी में उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। जी। इसके जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जी, जोड़, जब हमारी जो जोड़ हैं, उनकी जो हड्डियां हैं, उसके आखिर में, एंड में कार्टिलेज होता है, जी। वो किसी भी कारण की वजह से खराब हो जाता है। अच्छा। और जोड़ फिर उसका जो सरफेस है वो थोड़ा उबड़ खाबड़ हो जाता है, अनइवन हो जाता अनइवन है। हो जाता है। उसकी वजह से वो रगड़ ज़्यादा होती है, जोड़ और ख़राब होता जाता है, कार्टिलेज घिसने लग जाता है। अच्छा। और दर्द होना शुरू हो जाता है जोड़ों में। जी, ज़्यादातर लोगों को ये उम्र की वजह से होता है। जब जी। उम्र बढ़ जाती है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता होती हैं। है। जी, जब उम्र बढ़ जाती है तो धीरे धीरे कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं, उनमें पानी की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। जो फ्लूइड उसमें रहता है। हाँ जी, तो थोड़ा सूखने लग जाता है, तो घिसता ज़्यादा है, तो लोगों को उम्र की वजह से जोड़ों में दर्द होता है। बाकी यंग लोगों में भी हो सकता है। बहुत सारे कारण होते हैं। किसी को अगर जोड़ों के आसपास की हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाए, जी, जो कि सही से ना जुड़े, या जुड़ने के बाद भी कार्टिलेज में चोट पहुंच जाती है, तो उससे भी आगे जाके आर्थराइटिस जल्दी हो जाती है उन लोगों को। अच्छा। जोड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, जब पस भर जाता है, जिसको सेप्टिक आर्थराइटिस बोलते हैं, जी, उन लोगों में भी जल्दी हो जाता है। कई सारी और भी बीमारियां हैं जो यंग एज में हो जाती हैं, जी, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो इन सब कारणों की वजह से जोड़ का कार्टिलेज खराब हो जाता है बेसिकली, जी। और जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, सूजन आ जाती है, मूवमेंट्स कम हो जाते हैं, जोड़ टेढ़े भी हो जाते हैं। जी। तो जोड़ों में सूजन के मुतालिक जो ये बातचीत है, इसे हम जारी रखें। फिलहाल लाइन पर एक कॉलर हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो।
हाँ जी, राजू अग्रवाल बोल रहा हूँ साहब, देवास से। जी राजू अग्रवाल साहब, आपका खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप हमारे आपने एक्सपर्ट बहुत से। अच्छा कार्यक्रम करा है और बहुत आपको शुक्रिया। धन्यवाद इसके लिए। हाँ, ये साहब मेरी बहन को 20 वर्षों से मतलब कमर और कंधे में दर्द है। जी। मतलब 60 वर्ष की एज है। अच्छा। और दिसंबर में इन्होंने इंदौर में पटगांव पर डॉक्टर साहब को दिखाया था, मतलब 19 में, जी। है ना। तो साहब उन्होंने ऑपरेशन का बोला अच्छा। कि इन्होंने इनको ऑपरेशन कराना नहीं है। अच्छा। तो फिर इन्होंने ना उज्जैन में आयुर्वेदिक व पंचकर्म मतलब करवाया उज्जैन में। जी। अभी मतलब जब ये ना जनवरी फरवरी में। जी। तो आप क्या जानना तो चाहते हैं साहब हमारे एक्सपर्ट से। तो साहब अभी ये ठंड मतलब बढ़ने से इनको परेशानी है, मतलब यानी कि दर्द बढ़ पूरे। जाता है। हाँ हाँ जी। हाँ अच्छा। जी, मैंने सुना आपने जो बताया, 60 हाँ साल जी। की उम्र है, उनको कमर में दर्द है, क्या उनको और भी तकलीफ है? कमर कंधे में, कमर कंधे में। अच्छा अच्छा, क्या उनको शुगर की बीमारी भी है साथ में? नहीं नहीं नहीं, हाँ अच्छा, देखिए 60 साल की उम्र में कमर का दर्द होना, बाकी जोड़ों में या बाकी जगह हड्डियों में भी हाँ दर्द हाँ होना, तो हाँ ये हाँ ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जिसमें कि हाँ आमतौर से महिलाओं में 45-50 साल की उम्र के बाद से हड्डियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती हैं। तो अभी हाँ उनकी जी। उम्र 60 साल की है, तो ऐसा मुमकिन है कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो। तो हाँ उसके जी। लिए किसी हड्डी रोग विशेषज्ञ से मिलकर एक टेस्ट होता है जिसको कि हम बीएमडी बोलते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी, एक डेक्सा CMD। स्कैन होता है। हाँ जी, वो टेस्ट हाँ अगर आप करवाएंगे तो उससे हमें हाँ पता चल जाएगा कि हड्डियों की स्थिति कैसी है, कितनी मजबूत हैं या हाँ कमज़ोर हो गई हैं, हाँ और उसके हिसाब से फिर अगर कमज़ोर निकलती हैं तो दवाइयाँ चला सकते हैं, जिससे कि धीरे धीरे करके दवाई। हड्डियाँ फिर से मजबूत हो जाती हैं और इस प्रकार के जो दर्द हैं वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा जी। तो उम्मीद हाँ करते हैं कि आपने जवाब सुन लिया होगा डॉक्टर साहब का, और मुतमईन होंगे आप, और ज़रूर इससे आपको फ़ायदा होगा। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, जोड़ों के दर्द की बात हो रही थी, क्योंकि उम्र से इसका उतना ताल्लुक नहीं है, किसी को भी ये हो सकता है। हालांकि ज़्यादातर जो है उम्र दराज लोगों को होता है, एजेड पर्सन्स को ज़्यादा जी होता है। हाँ। लेकिन जैसा आपने कहा कि कोई नौजवान भी इसमें मुब्तला हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता जी हाँ। कोई इस तरह की इंजरी हो गई, तो उसके बाइस भी ये जोड़ों में जो सूजन है वो आ सकती हाँ है। जी। तो इसको इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह का लाइफ स्टाइल हमारा होना चाहिए, हमारी डाइट या खुराक क्या होनी चाहिए ताकि हम इससे बच सकें। क्योंकि एक एज से रिलेटेड तो है, जैसा कि आपने कहा कि उम्र बढ़ने के साथ हाँ साथ जी। ये परेशानी आमतौर पे हो जाती है। हाँ तो जी। इसको बहुत ज़्यादा होने से रोका जा सके या जल्द आने से रोका जा सके, ऐसी कोई तदाबीर हम कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर जी सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। जो अब देखिए, जैसे सपोज एक्सीडेंट है वो तो हम नहीं प्रिवेंट कर सकते, जी। अगर होना है तो वो होगा ही। लेकिन बाद में जाके जब उम्र बढ़ने की जो आर्थराइटिस होती है वो डेफिनेटली हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जी। अगर यंग एज में लोग अपना एक्सरसाइजेस करते रहें, अगर हमारे जोड़ों के आसपास की जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, जी। अगर वो स्ट्रांग रहती हैं एक्सरसाइज करने की वजह से, हम्म। तो वो काफ़ी हद तक जोड़ों को संभाल कर रखती हैं, और आगे की ओल्ड एज की उम्र में जाकर आर्थराइटिस होने की संभावना कम हो जाती है, या वो जी। बहुत कम होती है, और वो उनको आगे जाके कोई जोड़ बदलने का ऑपरेशन वगैरह नहीं कराना पड़ता है। जी। इसके अलावा डाइट में वो प्रोटीन्स खाएं, कैल्शियम खाएं, जी। विटामिन डी की मात्रा उनकी सही होनी चाहिए। उठने बैठने के जो तरीके हैं, पोस्चर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, वो जी। अगर अवॉइड कर सकें तो इन सब चीज़ों से हम आगे जाके आर्थराइटिस की प्रॉब्लम से बच सकते ये हैं। बड़ी उम्दा बात आपने बताई कि उठने बैठने का जो तरीका है उस पर भी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं तो। इस बीच में एक और कॉलर हैं लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। जी आदाब। आदाबर्स। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। नरेंद्र तनेजा बोल रहा हूँ करनाल से। जी नरेंद्र तनेजा साहब, इस्तकबाल आपका हमारे प्रोग्राम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। कि मेरे पैर में 12 महीने दर्द रहता है, जी। एक ही पैर में रहता है सिर्फ। अच्छा, उम्र क्या है आपकी। मेरी 56। 56 है, और पैरों में दर्द आप बता रहे हैं कि दर्द। जी जी। हाँ जी। तो ये सर्दी हो या गर्मी हो। अच्छा, एक ही पैर में दर्द हो रहा है, तो क्या वो ऊपर से कमर से पूरा नीचे तक जा रहा है आपको दर्द? सिर्फ पैर पैर में दर्द है बस।
नहीं, कूल्हे से घुटने तक या घुटने से टखने तक? बस ये है, नीचे नीचे का हिस्सा है, गोडे से नीचे नीचे का। अच्छा, गोडे से नीचे नीचे आपको दर्द होता है। जी। और कुछ उसमें झंझनाहट या सुनपन वगैरह होती है? नहीं, सुनपन तो नहीं, उसकी दर्द काफी होता है कई बार। अच्छा, तो फिर तो ये आपके घुटने से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर आपके जो पैर में, लेग में जो पीछे की काफ मसल्स होती हैं उससे रिलेटेड भी हो सकता है। जी। घुटने में भी दर्द होता है आपको, नीचे ज़मीन पे बैठने में या पालथी मार के बैठने में या उखड़ू बैठने में? उसमें तो ठीक है। अच्छा, घुटने ठीक हैं आपके, तो फिर तो ये आपके एग्जामिन करके ही पता चलेगा कि आपके सिर्फ लेग में ही क्यों दर्द हो रहा है। हो सकता है कि हड्डी में कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर आपके पीछे काफ मसल्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कभी कभी वहाँ पे वेन्स की प्रॉब्लम आ जाती है, या मसल्स में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप किसी हड्डी रोग विशेषज्ञ से मिलें, जो आपको देखकर एग्जामिन करके वो फिर इसका कारण जान सकेंगे हम लोग कि सिर्फ उतने ही भाग में क्यों दर्द हो रहा है। शुगर तो है नहीं बिल्कुल भी? हाँ, नहीं, शुगर नहीं है तो अच्छी बात है। लेकिन आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना पड़ेगा, ताकि वो देखकर ही बता सकेंगे आपको। बहुत अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी शुक्रिया तनेजा साहब बात करने के लिए, और बड़ी उम्दा बात आपने बताई, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए, हमेशा अवॉइड करना चाहिए, और डॉक्टर से रुजू करें, मुआलिज के पास जाएं, उनसे बातचीत करें, और उसके मुताबिक ही जो है वो इलाज करना चाहिए। सेहत और ज़िंदगी लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम में आज का मौजू है जोड़ों का दर्द, गठिया, मर्ज, कमर का दर्द वगैरह, और कोविड-19 से बचाव और इलाज। और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल खरे। आप सीनियर कंसल्टेंट हैं, हेड ऑफ यूनिट ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। सामिन, हमारा नंबर है 01123421260। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 01123421260। कई बार ऐसा होता है डॉक्टर खरे कि जोड़ों का जो दर्द है छोटे छोटे जोड़ों में, जैसे उंगलियों से शुरू होता है, हाथ की उंगलियों में हो जाता है, कई बार पैरों में हो जाता है, कई बार उसमें सूजन भी आ जाती है, कई बार जो है वो स्किन का टेक्सचर या कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसकी क्या वजह होती है, इसको क्या क्या वजह है ये? आपने जो बताया वो बहुत ही स्पेसिफिक बीमारी होती है जी, जिसको कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। अच्छा, ये यंग लोगों में ही होती है, जी, कभी कभी बच्चों में भी होती है। इसमें बहुत ही टिपिकली जो है वो उंगलियों में या पैर के पंजों में जी, सिमेट्रिकल होता है, बिल्कुल दोनों हाथों में, दोनों पैरों में दोनों होता साइड है। होगा, जी दोनों हाँ, जानिब। सुबह सुबह ज्यादा होता है, जब भी कोई इंसान सोकर उठता है जी, तो उसकी उंगलियां जकड़ी हुई होती हैं, थोड़ी सूजन आई होती है और दर्द भी हो रहा होता है। जी, और थोड़े समय के बाद, कुछ घंटों के बाद, वो थोड़ा थोड़ा दर्द और सूजन कम हो जाती है। अच्छा, और बच्चों में भी होती है ये। जी। और अगर इसका इलाज ना करें, ना उसका पता चले और इलाज ना हो, तो फिर आगे जाके वो उसमें टेढ़ापन आने लग जाता है उंगलियों में, जी, और बाद में जाके ये बड़ी जोड़ों में, जैसे हमारे हिप्स हैं, कूल्हे के जोड़ हैं, इनको भी असर कर सकती है। अच्छा, इसका नाम रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। जी, डॉक्टर को जब भी शक होता है तो एक सिंपल ब्लड टेस्ट के द्वारा जी, इनका पता चल जाता है, इस बीमारी की डायग्नोसिस हो जाती है, और फिर दवाइयाँ होती हैं जिसको खाने से ये कंट्रोल में आ जाती है। अच्छा, कोई एक्सरसाइज भी इस तरह की है कि छोटे जोड़ों में जो दर्द होता है वो बगैर दवा के उससे आराम मिल जाए, ऐसा कुछ है, या दवा जरूरी है साथ में? अगर तो वो डायग्नोसिस हो जाती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, जी, तो फिर तो दवा ही लेनी पड़ती है। लेकिन अगर ऐसे ही दर्द हो रहा है तो हर जोड़ का काम तो देखिए मूवमेंट है। जी, अगर मूवमेंट की ज़रूरत नहीं होती तो उस जगह शरीर में जोड़ नहीं होता, जी, तो मूवमेंट तो करता ही रहना पड़ेगा। जब भी उनको स्टिफनेस आती है तो हम लोग दवाइयों के अलावा मरीजों को बताते हैं कि जोड़ों को, उंगलियों को चलाते रहें, और एक्सरसाइज उंगलियों की भी करते रहें। अच्छा, एक्सरसाइज की जहाँ तक बात है, वर्जिश की, तो उसमें यह है डॉक्टर साहब कि जब मरीज को दर्द है बहुत ज़्यादा जोड़ों में, तो क्या उस वक्त एक्सरसाइज कर सकता है, या फिर दर्द कम हो जाए उसके बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए? दर्द कई बार क्या होता है कि जब दर्द ज़्यादा होता है तो एक्सरसाइज करने से दर्द बढ़ जाता है। जी, तो इसलिए हम लोग एडवाइस ये देते हैं कि दवाइयाँ शुरू कर लें पहले, दर्द थोड़ा कंट्रोल में हो जाए, उसके बाद वो एक्सरसाइजेस करें। अच्छा, एक बात यहाँ पर, और इससे पहले कि हम एक कॉलर को लें भी लाइन पे, बाद में बात करेंगे इस मुतालिक, अभी कॉलर हैं एक लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो, नईम साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं?
मैं खुदा बख्श खलीफा बोल रहा हूँ बाड़मेर राजस्थान से। जी खुदा बख्श खलीफा साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका। तो क्या है सर, मेरे क्या 6 महीने पहले पेशाब नली का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। तो उसके बाद क्या है कि मेरे ये पैर में घुटने के नीचे और कमर में उठने में बैठने में दर्द होता है, फिर नहीं होता, मैं पैदल भी नहीं चल सकता हूँ। अच्छा। कहाँ का दर्द हुआ था आपको? कहाँ का ऑपरेशन हुआ था? पेशाब की नाली का। नली का ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, पेशाब की नली का ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद आपको पैर में और कमर में दर्द हो रहा है। हाँ, कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, बैठता हूँ रोटी खाने के नीचे बैठता हूँ दर्द होता है जी। घुटनों में और एडियो में, और घुटने का दर्द नहीं है, ऐसे मतलब क्या कहते हैं, जोड़ों में दर्द होता जी है। जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 42 साल। डायबिटीज तो नहीं है आपको? शुगर तो नहीं? नहीं, डायबिटीज शुगर नहीं है, पथरी वगैरह देखने में समय सब करा दी, छुट्टी करा दी, कोई जी। तकलीफ नहीं है। तो चलिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं, वो बताएंगे आपके सवाल का जवाब और क्या आपको करना चाहिए। हाँ जी, आपने जैसे बताया कि आपको कमर में भी दर्द है और आपको पैरों में भी दर्द जा रहा है, नीचे एड़ियों तक जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये आपके पेशाब की नली के ऑपरेशन से इसका कोई रिलेशन है। वो अलग चीज़ थी जिसका ऑपरेशन हो गया और ये अलग चीज़ है जिससे आपको तकलीफ हो रही है। कमर के दर्द की वजह से कई बार कमर में जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं उसमें डिस्क होती है, कई बार वो दबी होती है या उम्र ज़्यादा होती है तो कुछ हड्डियां बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से किसी नस पे थोड़ा बहुत दबाव पड़ता है तो पूरे पैर में दर्द जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको उसकी वजह से ही दर्द हो रहा हो। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें। ये पेशाब की नली के ऑपरेशन से तो इसका कोई लेना देना नहीं लग रहा मुझे, और वो आपका एक्सरे वगैरह कराएंगे और उसके बाद आपको एग्जामिन करके आपको उसके कुछ एक्सरसाइजेज बताएंगे, कुछ दवाइयाँ बताएंगे जिससे कि ये ठीक हो जाएगा। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका भी ये बात करने के लिए। और अपने सामीन को बताना चाहेंगे इस वक्त आप हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं मोबाइल ऐप AIR न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर, और इसके अलावा आप हमारी नशिया सुन रहे हैं DTH इंटरनेट मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर। सेहत और ज़िंदगी हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम का आज का मौजू है जोड़ों का दर्द, गठिया मर्ज, कमर का दर्द वगैरह वगैरह, और कोविड-19 से बचाव और उसका इलाज। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है 011-23421260। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, आज हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर राहुल खरे, प्रोफेसर सीनियर कंसल्टेंट, हेड ऑफ द यूनिट ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। यहाँ बात हो रही थी डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज की बात हो रही थी, वर्जिश की बात हो रही थी। आपने कहा कि अगर दर्द ज़्यादा है तो उस वक्त एक्सरसाइज से बचना चाहिए ताकि दर्द जो है बढ़ ना जाए, परसिस्ट ना करे वो। जी हाँ। और इसके अलावा एक अब इसको क्या कहा जाए कि ये बात सही है या नहीं, ये आप बताएंगे। बहुत से लोग अक्सर ऐसा होता है कि चोट लगी, सूजन आई कहीं भी जोड़ में, और वो मालिश कराना प्रेफर करते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, क्या मालिश करानी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, जब भी चोट लगती है और उसके बाद अगर किसी जोड़ में सूजन आती है जी तो वो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो चोट बहुत गंभीर है, जी कोई जोड़ के अंदर की कोई चीज़ है जो कि टूट गई है, जैसे हड्डी टूट गई हो या कोई अंदर की लिगामेंट्स वगैरह मांसपेशियां टूट गई हो जिसकी वजह से खून बहा है अंदर और जोड़ के अंदर खून आ गया है। अच्छा तो वो सूजन जो हमें बाहर दिखती है वो अंदर खून होता है, जी वो इमीडिएटली आ जाता है। चोट लगने के कुछ ही घंटों में खून भर जाता है अंदर, जी तो उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि एक कोई गंभीर चोट है अंदर। अच्छा अगर तो किसी मरीज को चोट लगने के 2-3 दिन के बाद अगर सूजन आ रही है तो एक रिएक्टिव साइनोवाइटिस हो सकती है कि जोड़ के अंदर जो नॉर्मल पानी होता है जी वो चोट लगने की वजह से टिश्यूज थोड़े से इन्फ्लेम्ड हो गए हैं तो थोड़ा सा पानी और आ गया है। सूजन की वजह से। हाँ, सूजन उसकी वजह से आ गई है। तो मैं तो कोई भी दोनों ही स्थितियों में मालिश करने की सलाह तो नहीं दूंगा, जी क्योंकि जब हमें पता ही नहीं अंदर की क्या चोट है, कितनी गंभीर है कि नहीं है, तो मालिश करने से तो और नुकसान हो सकता है। तो मालिश तो नहीं करनी चाहिए। जब भी कोई चोट लगे तो सबसे ज़रूरी है कि उस समय बर्फ़ लगाई जाए वहाँ पे, जी बर्फ़ से सिकाई करें और रेस्ट दें उस पार्ट को। जी सूजन आ रही है तो अंदर ऊपर कोई क्रेप बैंडेज या गर्म पट्टी जो होती है वो बांध लें, जी कोई दर्द की दवा ले लें। और अगर मरीज़ को खुद ही लग रहा है कि वो चल भी नहीं पा रहे हैं, वज़न नहीं दे पा रहे हैं,
तो इसका मतलब कि गंभीर चोट है, उनको हो सकता है कोई हड्डी टूटी हो, जी, तो उनको अस्पताल जाना चाहिए। कंसल्ट करना चाहिए। और यहाँ जो आपने बात बताई कि बर्फ़ से हम सिकाई करते हैं, तो क्या हॉट फर्मेंटेशन या गर्म पानी से भी सिकाई की जा सकती है, या मुफीद ज़्यादा क्या रहता है? जब फ्रेश चोट लगती है, जब भी कहीं कोई चोट लगती है तो बर्फ लगाते हैं, क्योंकि जी, कोल्ड टेम्परेचर से, बर्फ से जी, जो हमारी खून की नलियां हैं उनका जो डायमीटर है वो सिकुड़ जाता है, वो कम हो जाता जी, है। जी, तो अगर खून बहना होता है उस जगह पे जहाँ भी चोट लगी है तो वो कम बह पाता है, क्योंकि वहाँ प्रवाह ही खून का कम आ रहा है, क्योंकि खून की नलियां सिकुड़ गई हैं ठंड की वजह से। जी, तो खून कम बहता है और सूजन भी कम आती है। अगर हम उसका उल्टा कर दें, अगर हम गर्म पानी से सिकाई कर दें, तो खून के नलियों का जो डायमीटर है वो बड़ा हो बढ़ जाता जाएगा, है। वहाँ ज़्यादा खून आएगा, तो ज़्यादा जी, खून बहेगा तो ज़्यादा सूजन आएगी, तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। जी। तो सामीन, बड़ी उम्दा बात है डॉक्टर साहब ने बताई कि जब भी आपके चोट लगे तो फ़ौरन आपको बर्फ़ से सिकाई करनी चाहिए, और गर्म पानी से या गर्म कपड़े से सिकाई ना करें, उस वक्त उससे बचना चाहिए। फ़िलहाल एक कॉलर है हमारे लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। जी, कौन सा बात कर रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं सनाद मध्य प्रदेश से हुकुमचंद कटारिया बोल रहा हूँ सर, जिला खरगोन। नमस्कार कटारिया जी। जी सर। ये क्या सवाल है आपका, बताइए सर हुकुमचंद जी। ये अक्सर ये जैसे मौसम बदलता है और अभी ठंडी तो शुरू हो ही गई है, तो इसमें सर हाथ पैरों में जकड़न और सर्दी जुकाम भी अक्सर बनता रहता सर। हाँ जी। तो इसका कारण यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि सर्दियों में जब या टेम्परेचर जब कम होता है तो हमारे शरीर में, हमारे जोड़ों में, उंगलियों में, जहाँ भी आपको लगता है दर्द हो रहा है वहाँ पे खून का प्रवाह कम हो जाता है। अच्छा। और उसकी वजह से ही जोड़ों में दर्द, अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है या कोई तकलीफ है जोड़ों की दर्द की, तो वो सर्दियों में थोड़ी सी बढ़ जाती है वो, क्योंकि वहाँ खून का प्रवाह कम हो जाता है। और खासकर जैसे जो गठिया रोग है सर उसके कारण और वो ज्यादा ही दर्द होता है सर जैसे। जी हाँ, जी हाँ, वो होता है सर्दियों में। इसीलिए जो उनको अभी जो मैंने बताया था कि फ्रेश चोट लगे तो बर्फ़ लगानी चाहिए, लेकिन जो पुराने प्रॉब्लम्स होती हैं, जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं जैसे गठिया है, इनमें आप गुनगुने पानी में सिकाई करें, एक्सरसाइज करते रहें, जोड़ों को हिलाते रहें, इससे आराम मिल जाएगा। जी सर। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और आप बता रहे थे डॉक्टर साहब कि गर्म पानी से या गर्म कपड़े से सिकाई की जाती है। पुराने अमराज की बात हो जी रही है, हाँ, जो जो पुराने हो क्रॉनिक जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रॉनिक हैं, किस्म के। क्रॉनिक गठिया है, या किसी को कमर में दर्द है बहुत समय जी। से, कोई फ्रेश इंजरी नहीं है, उन जगहों पर हम गर्माहट से सिकाई कर सकते हैं। जी, बड़ी उम्दा बात बताइए। और आर्थराइटिस के हवाले से जो बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो ये जो आजकल जो बीमारी है कोविड-19, तो क्या कोई इसका ताल्लुक हो सकता है कि उसके होने की वजह से ये परेशानी बढ़ जाए? आर्थराइटिस की अगर बात करें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की आप बात कर रहे थे, हाँ जी। कोई कॉम्प्लिकेशन इस तरह की आर्थराइटिस हो का सकती भी है? देखिए, कोविड अभी पूरा पूरा विश्व परेशान हो रहा है कोविड जी, की प्रॉब्लम से। इसका भी तो, क्योंकि ये नया वायरस है, जी, बहुत ज़्यादा सभी को पता नहीं है इसके बारे में कि ये क्या क्या होता है। सबको इतना तो पता है कि वो हमारा जी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, लेकिन और बाकी ऑर्थोपेडिक्स में इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। सिर्फ इतना ज़रूर है कि जब भी किसी को कोविड का इन्फेक्शन होता है तो जी, बहुत ज़्यादा बदन दर्द होता है, मस्कुलर पेन्स बहुत जी। ज़्यादा होते हैं, कई लोगों को ऐसा दर्द बहुत होते हैं, पूरे शरीर में दर्द होते हैं, जॉइंट्स में भी पेन हो सकता है? जॉइंट्स में भी पेन हो सकता है, और वीकनेस रहती है, जी, अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल जो कोविड के सिम्टम्स हैं। तो बदन दर्द वगैरह काफ़ी रहता है, वो मस्कुलर पेन भी रहता है, जो कि जी, ठीक होने के बाद, नेगेटिव होने के बाद भी मसल्स में, मांसपेशियों में दर्द रह सकता है काफ़ी समय तक। जी। तो ये तो बात हुई कोविड-19 के हवाले से कि आर्थराइटिस और उसमें कोई आपस में कोई रिलेशन हो सकता है या नहीं। और ये हम सभी जानते हैं कि अभी इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा कुछ यकीन के साथ नहीं कह सकते, हालांकि कोशिशें जारी हैं और वैक्सीनेशन पर भी काम हो रहा है, बहुत जल्द कामयाबी भी मिलने वाली है। तमाम तर मसरूफ़ हैं हमारे तिब्बी माहिरीन, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द इसका तदारुक होगा और इस बीमारी का ख़ात्मा जो है इस ना सिर्फ मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया से हो जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। प्रोग्राम जारी है सेहत और ज़िंदगी सिलसिले के तहत हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन, और आज का मौजू है जोड़ों का दर्द।
और गठिया मर्ज, कमर का दर्द वगैरह, और कोविड-19 से बचाव और उसका इलाज। तो बचाव की जहाँ तक बात है, इस मुतालिक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हालांकि हम यहाँ आज बात कर रहे हैं आर्थराइटिस के हवाले से, कमर के दर्द के हवाले से, लेकिन चूंकि डॉक्टर साहब एक्सपर्ट हैं हमारे, और एक आम आदमी भी आजकल जानते हैं कि कोविड-19 से किस तरह से आप बच सकते हैं, लेकिन एक माहिर की जो राय होती उसकी एक अलग बात होती है। कोविड क्योंकि मौसम जो चेंज हो रहा है, जी हाँ, तब्दील हो जी रहा है, हाँ। उसमें ज़्यादा चांसेस अब केस फिर दोबारा से थोड़ा सा मतलब जी हाँ, बढ़ने लगे, केसेस फिर से तो बढ़ने लगे ऐसे में हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, कोविड-19 का वायरस जो है जी। अपने आप आपके पास नहीं आएगा, आप उसको खुद लेकर अपने घर आएंगे। तो आप अगर घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो आपको कोविड हो नहीं सकता। जी लेकिन काम के लिए, बाकी कारणों की वजह से लोगों को निकलना ही पड़ रहा है, जी और लोग निकल भी रहे हैं। तो सबसे जो प्रिकॉशन की बात है वो हम अपनी सावधानी खुद ही कर सकते हैं जी कि हम भीड़ वाले जगहों पे ना जाएं। अभी फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, ज़्यादा भीड़ वाली जगहों पे ना जाएं। मास्क ज़रूर पहनें, लोगों से दूरी बना के रखें। जी अगर हो सके तो ग्लव्स वगैरह भी पहनें। कोई भी अच्छा। चीज़ जो बाहर से आप लेकर आएं उसको आप प्रॉपर सैनिटाइज करके ही इस्तेमाल करें। जी और जब भी आप घर वापस लौटें तो आप सीधा जूते चप्पल तो बाहर ही उतारें, और जी अपने बाथरूम में जाके कपड़े हमेशा धुलने चाहिए, और जी आपको नहाना चाहिए, और फिर आप घर में जी। रह सकते हैं। अगर आप बाहर काम करें और अपने घर वापस आते हैं तो ये एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अनजाने में आप किसी ऐसे शख्स से मिले हो जिसने इन्फेक्शन आपको दिया हो, और आपने वो कैरी किया और आपने लाकर अपने घर वालों को वो इन्फेक्शन मुंतकिल कर दिया। तो इससे बचना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करें जैसा कि हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं डॉक्टर खरे, और सैनिटाइजेशन का भी ख्याल रखना चाहिए। बार बार आप साबुन से हाथ धोते रहिए, और अगर कहीं ऐसी जगह है जहां आपको साबुन दस्तयाब नहीं है तो आप किसी भी सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर घर आकर अच्छे से अपने हाथ साबुन से धोइए। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब दिलों से दूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ, एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनाकर रखें, और इसमें आपका भी फ़ायदा है, और आपके आसपास जितने अफराद हैं उन सभी का इसमें फ़ायदा है। तो ये एहतियात बहुत ज़रूरी हैं। और यहाँ एक बात और भी है, कोई भी मर्ज़ किसी तरह का हो डॉक्टर खरे, इम्यूनिटी की बात आती है। जो बीमारी से लड़ने की हमारे जिस्म में एक ताकत होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसे हम कहते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जी कि हाँ। आप अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो काढ़ों के लिए कहा जाता है, या यूनानी की बात की जाए, और डॉक्टर हजरात ये कहते हैं कि भाई आप विटामिन सी लीजिए, जी हाँ। जिंक का इस्तेमाल कीजिए, जी। वगैरह वगैरह, विटामिन डी का इस्तेमाल कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। तो आप बताएं हमारे सामीन को कि क्या सही तरीका है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का, ये इंक्रीज करने का? देखिए, जो हमारा शरीर है इसमें जो हमारे दूसरे कीटाणुओं से लड़ने की जो ताकत है, जो इम्यूनिटी है, जी वो बढ़ती है हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल से। जी तो विटामिन सी और जिंक का रोल पाया गया है जिससे कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है और उनको जी। कोविड का इन्फेक्शन हो भी जाए तो कई बार सिम्टम्स ही नहीं आते, और वो पॉजिटिव होकर बिना उनको पता चले वो नेगेटिव भी हो उससे जाते हैं, जी या वो गुजर जाते हैं। हाँ जी, उनको कोई सिम्टम्स नहीं आते। कुछ जी। लोग हैं जिनको थोड़े बहुत सिम्टम्स आते हैं और ठीक हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बहुत सीरियस हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी डेथ भी हो जाती है। जी तो ये सब पूरा जो है कि सब लोगों को अलग अलग प्रकार से क्यों इन्फेक्शन होता है, क्यों बीमार होते हैं अलग अलग प्रकार से, ये सब इम्यूनिटी की वजह से होता है। अगर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, आप योगा करें, या ये सब जो चीज़ें आ रही हैं इनको लेने से कोई नुकसान नहीं है। जी जैसे काढ़ा बोलते हैं, पीने से इम्यूनिटी अगर बढ़ती है तो कोई नुकसान नहीं है, वो आपको कोई जी। नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। जो जैसे मौसमी है, संतरा है, जो जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं जिसमें जी। विटामिन सी है, आंवला है, इन सब का सेवन करने से भी विटामिन सी शरीर में पहुंचेगा जी। और इम्यूनिटी बढ़ेगी। ये तो कुदरती चीज़ें हैं और इनमें कोई नुकसान वाली बात भी नहीं हो सकती। जी हाँ। तो वैसे भी गर्म पानी के लिए इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, गार्गिल्स करें। बिल्कुल, गरारा करें और स्टीम इनहेलेशन लें। जी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का बहुत अच्छा रोल है क्योंकि अल्टीमेटली वायरस लंग्स को इफेक्ट करता है,
जी तो अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारे लंग्स स्ट्रांग रहेंगे। जी और अगर खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन हो भी गया जी। तो वो उतना सीवियर नहीं फॉर्म लेगा। मतलब आप फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं इस वायरस से, अगर आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी है, आपके जिस्म में मर्ज से लड़ने की ताकत जो है, क़ुव्वत मुदाफ़अत आपकी अच्छी है, तो फिर आप इससे फाइट कर सकते हैं और ज़रूर फतेह हासिल कर सकते हैं, ऐसा हमारा यकीन है। क्योंकि एक्सरसाइज करें, खाना, जैसी डाइट की बात हुई थी, एक इस तरह की बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें सब तरह के अज्जा आपको मिलें। और एक बात और करना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जो कि बात यहाँ खुराक से निकली है, कहते हैं बात से बात निकलती है। पानी की जो बात की जाती है अक्सर, के खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बैठकर पानी पीना चाहिए, उससे जोड़ों के दर्द में जो परेशानी वाली बात है उससे निजात मिलती है या कम होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके मुतालिक हम आपसे जानना चाहेंगे। इसका मैंने भी सुना है, लेकिन हम लोग ने ऐसा कहीं अपनी किताबों में पढ़ा नहीं जी। है कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है। अच्छा। लेकिन कोविड में और अभी जैसे सर्दी आ रही हैं, लोग पानी पीना थोड़ा कम कर देते हैं, जी तो वो ना करें। पानी अच्छे मात्रा में पीना ही चाहिए। जी। यानी कि वाटर इनटेक जो है वो आपको बढ़ा देना चाहिए, पानी एक अच्छी मकदार में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और इस बीच एक और कॉलर हैं लाइन पर, उनसे बात करते हैं। हेलो डॉक्टर साहब आदाबाद। आदाबर जी। जी, कौन सा बात करें? हम मगरबी बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसको बोला जाता है, जी वहीं जी से हम बोल रहे हैं, पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट। जी। नाम क्या है आपका? हमारा नाम है शेख अब्दुल खालिक। शेख अब्दुल खालिक साहब, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। क्या सवाल है आपका? सवाल है मेरे यही हुआ है कि हम 66 हमारा उम्र है। हाँ जी। अच्छा, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लेयर थे, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल हम खेल रहे थे। वेरी गुड। अच्छा, जब हम तालबी माने यूनिवर्सिटी, बर्धमान यूनिवर्सिटी अंडर में थे, तब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेले हुए थे। जी, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। जी हाँ। क्या लेकिन जानना चाहते हमारा हैं? ये उम्मीद होता है कि हमारा आंखों में एक बीमारी हुआ था, आंख में ट्यूमर हुआ था, तो वहाँ पर हम भुवनेश्वर में हम ऑपरेशन किए हुए हैं। अच्छा जी। लेकिन बहुत सक्सेस है, वो ऑपरेशन करने की वजह से हम अब आंख का कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लेकिन उसका बाद में हमारा हथुआ और कमर में ज्यादा दर्द होता है। अच्छा। कि वही ऑपरेशन की वजह से ही हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, आँखों का ऑपरेशन हुआ था आपका, उससे आपका कमर का दर्द से कोई रिलेशन नहीं है। तो आंखों से कमर का कोई रिलेशन नहीं होता है जी। हाँ जी, नहीं हो सकता। 66 की दो उम्र में। ऑपरेशन किए हैं, जनवरी का 9 जनवरी में हम किए हुए हैं। अच्छा अच्छा। रिजल्ट बहुत अच्छा है हमारा। 4 दफे हम चेकअप में गए थे, डॉक्टर भी बहुत खुश है। बहुत बढ़िया 36 mm ट्यूमर आंख का अंदर हुआ था। जी, वो तो दरअसल आंख के हवाले से बात कर रहे हैं आप, जो आंख की बीमारी है, लेकिन जो कमर दर्द की बात है उस मुताबिक, हाँ वजह से होता है कि कमर जी जी, में हाँ वही बता रहे हैं डॉक्टर साहब आपको। हाँ जी, तो कमर का दर्द आपका कैसे शुरुआत हुई थी? कुछ झुककर काम किया, कोई भारी वजन उठाया या चोट लगी? जी नहीं नहीं नहीं, हम तो भारी वजन नहीं उठाए हैं। अच्छा, तो देखिए 66 की उम्र में कमर का दर्द वगैरह हो सकता है, उसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी हड्डियों में भी, जोड़ों में कुछ ना कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। कई बार कुछ हड्डियां बढ़ जाती हैं या डिस्क भी थोड़ी थोड़ी दबनी शुरू हो जाती है। तो हो सकता है कि आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उसके लिए किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को आपके घर के आसपास जो हैं उनको एक बार दिखा लीजिए, वो एक्सरे वगैरह कराएंगे। और ये भी हो सकता है कि आपकी हड्डियां थोड़ी कमज़ोर हो रही हों उम्र की वजह से, अच्छा अच्छा। तो उसके हिसाब से फिर उसका इलाज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और प्रोग्राम जारी है, सेहत और ज़िंदगी लाइव फोन इन प्रोग्राम, हेलो डॉक्टर। और अब बात यहाँ थोड़ी सी मौसीकी की हो जाए। कहते हैं अगर इंसान बीमार हो, मौसीकी सुन ले तो उसकी आधी बीमारी तो वैसे दूर हो जाती है। और कोई मुआलिज अगर डॉक्टर खरे जैसा हो, आपसे बहुत प्यार से बात करे, तो बाकी की परेशानी वैसे दूर हो जाती है। तो अगर ऐसा करें तो शायद दवा की ज़रूरत ना रहे, क्योंकि सेहतमंद रहने के लिए मौसीकी का सहारा भी लेना बहुत ज़रूरी है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जी हाँ, चलिए सुनवा देते हैं आपको एक नगमा। अरे यार,
चलिए, तो मौसीकी की बात तो डॉक्टर साहब हम कर ही रहे थे, अभी थोड़ी देर में नगमा सुनवाएंगे। लेकिन यहाँ बात हम जारी रखेंगे, कमर के दर्द की बात हो रही थी। कई बार ऐसा होता है कमर का दर्द जो है नीचे पैर तक जाता है। जी कुछ हाँ। लोग थोड़ा सा उनका जो चलने का अंदाज है वो बदल जाता है, थोड़ा सा लंगड़ा के चलते हैं। हाँ इसकी जी। क्या वजह हो सकती है? कमर में जब दर्द होता है तो जो पैरों में दर्द जाता है नीचे तक, जिसको कि आम लैंग्वेज में शियाटिका वाला दर्द बोलते हैं, जी तो वो तब होता है जब किसी वजह से, किसी कारण से जो हमारे कमर में जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, वो अगर किसी वजह से दब रही हों, या उनको डिस्क वगैरह है, या जो हड्डियां कभी कभी बढ़ जाती हैं वो छू भी रही हों, या दबाव पड़ रहा हो, तो वो दर्द अलोंग द नस, जहाँ जहाँ वो नर्व जा रही है, वो पूरे नीचे पैर तक दर्द जाला जाता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। उम्र की वजह से भी कई बार हड्डियां बढ़ जाती हैं, तो कनाल अंदर जो जहाँ पे नस जारी होती है उसका डायमीटर कम हो जाता है, या डिस्क दब के बाहर आ जाती है तो नस पे दबाव डाल देती है, या कुछ बीमारियां हैं जिसमें जैसे कि टीबी वगैरह है तो उसमें पस बन जाता है, उससे नस पे दबाव पड़ सकता है। तो शुरू में तो सिर्फ दर्द ही जाता है, कुछ समय बाद अगर दबाव ज़्यादा हो तो पैर में सुन्नपन भी आ सकता है, या अगर बहुत ज़्यादा दबाव हो तो पैरालिसिस जैसी चीज़ भी हो सकती है। जी। तो इसके लिए किस तरह की जांच हमें करानी चाहिए? इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो किस तरह के, ताकि पता चल सके कि ये इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है? नस का दबाव देखने जी। के लिए तो एक्सरे से नहीं पता चल सकता। थोड़ा बहुत जी। आइडिया ज़रूर लग सकता है, लेकिन उसके लिए एमआरआई की जांच सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। एमआरआई कराने से हमें पता चल जाता है कि कौन सी नस दब रही है, कितनी दब रही है, आगे इलाज उनका हमें एक्सरसाइजेज से, दवाइयों से करना है, या हमें कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। जी। तो जांच कराने के लिए एक्सरे से अगर नहीं पता चलता तो और बहुत से तरीके हैं जांच कराने के। जी हाँ। जैसे आपने कहा कि एमआरआई करा सकते हैं, उससे बिल्कुल सही तरीके से ये पता चल जाएगा कि डिस्क प्रॉब्लम है या एग्जैक्टली क्या परेशानी है, दुश्वारी है, और फिर उसका जो है इलाज हो सकता है। बिल्कुल। बड़ी उम्दा बात आपने बताई। ज़्यादातर जो लोग ओवरवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनका वज़न होता है, अक्सर वो घुटनों में दर्द की शिकायत करते हैं। तो क्या ये वजह उनके वज़न के ज़्यादा होने की वजह से, या कोई और इसका रीज़न है या वजह है कोई इसकी? नहीं, बिल्कुल। अगर शरीर का देखिए, जो भी हमारा शरीर का वज़न है वो हमारी हड्डियों ने ही ढोना है। जी। अगर शरीर का वज़न बहुत ज़्यादा होगा तो हड्डियों पे, जोड़ों पे उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जी। जैसे कि अगर ट्रक है, खाली ट्रक जा रहा है तो उसके टायर कम घिसेंगे, अगर फुल्ली ओवरलोडेड ट्रक अगर जाएगा तो उसके टायर जल्दी घिस जाएंगे। तो वैसे ही हमारे घुटने भी जल्दी घिस जाएंगे अगर शरीर का वज़न ज़्यादा होगा। जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही। हालांकि अगर इसको थोड़ा मजाक के तौर पे कहा जाए तो ज़िंदगी के ट्रक को ओवरलोड मत कीजिए और उसका लोड जो है हमेशा बरकरार रखिए। ये कहने का मकसद वही है दोस्तों। चुस्त दुरुस्त रहने के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। वर्जिश आप करेंगे और अपने खाने पीने का ख्याल रखेंगे, ग़िज़ा इस तरह की लेंगे जिससे आपके फ़ैट, आपके जिस्म में जो चर्बी है वो ना बढ़े, फ़ैट ना बढ़े, तो फिर बात बन जाती है और आप हमेशा चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। और यहाँ वैक्सीनेशन के बारे में बड़ी बातें की जाती है। डॉक्टर साहब, हम वापस आते हैं कोविड-19 के जानिब। तो क्या उम्मीद है, कब तक ये सोचा जा सकता है कि ऐसा कुछ? देखिए, उम्मीद तो सभी को लगी हुई है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक तो कोविड से बचना मुश्किल है। तो बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे देश लगे हुए हैं वैक्सीन बनाने के लिए, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती है, अब देखिए कब तक आती है। WHO तो कह रहे हैं अगले साल तक ही आएगी। अच्छा। तो बस उम्मीद है सभी को कि जल्द से जल्द आ जाए। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे आपने कहा कि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। जाहिर सी बात है कि एक टाइम लगता है हर काम के होने में, क्योंकि तजर्बात किए जाते हैं, फिर उन पे थोड़ा सा बिल्कुल। सब्र जो से भी काम भी लेना वैक्सीन पड़ता है। बनेगी उसको जी। पहले एनिमल्स में एक्सपेरिमेंट होएगा, फिर जी। वो ह्यूमन ट्रायल होगा, फिर ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो असरदार है कि नहीं है। जी। अगर असर कर रही है तो ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं कोई बुरे असर तो नहीं कर रही है। जी। तो आने में समय तो लगता है।
अच्छा, जिन मरीज़ों के घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और उम्र भी ज़्यादा हो जाती है, जैसा आपने कहा था कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं हड्डियाँ, घिस जाती हैं और जो फ्लूइड उनमें रहता है पानी वो भी कम हो जाता है, तो क्या ऐसे मरीज़ों को ज़रूरत पड़ती है जॉइंट्स को रिप्लेस कराने के लिए? जी कुछ हाँ। सर्जरी वगैरह किस तरह की? जी हाँ, जब किसी की उम्र ज़्यादा है और घुटने ख़राब हो चुके हों, घिसने की वजह से कार्टिलेज ख़राब हो गया हो और उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, जिससे कि उनकी ज़िंदगी में वो जो रूटीन लाइफ है वो इफ़ेक्ट हो रही हो उस दर्द की वजह से, तो फिर हम लोग एडवाइस देते हैं कि वो घुटने बदलवा लें, जिसमें कि वो एक ऑपरेशन होता है जिसमें कि जो ख़राब वाले घुटने हैं उनको निकाल कर एक आर्टिफिशियल घुटना लगा दिया जाता है। तो ये कितने टाइम तक काम करता है, कारगर रहता है? अगर एक किसी मरीज का जो है घुटना अगर वो चेंज करा दिया गया है, हाँ जी। रिप्लेसमेंट हो गया है उसका जॉइंट का, तो वो कितने वक्त के लिए ये सही रहेगा डॉक्टर? वो सब निर्भर करता है कि कौन सी कंपनी का, कौन सी क्वालिटी का घुटना लगाया गया हो, जो ऑपरेशन हुआ हो वो कितनी प्रिसिजन से हुआ हो। बट अगर सब कुछ अच्छा है तो आमतौर से 20 साल तक मानते हैं कि वो घुटना चल जाता है। जी तो अगर हम किसी को 60-65 साल या 70 साल की उम्र में ऑपरेशन करते हैं जी। तो उनकी पूरी लाइफ उसी घुटने से निकल जाती है। अच्छा, तो इसमें कोई उम्र का भी ताल्लुक है कि कम उम्र के लोग भी इसको करा सकते हैं? जैसा आपने कहा कि एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें भी कई बार परेशानी हो जाती हाँ, कोशिश ये की जाती है कि कम से कम 60 साल से उम्र ज़्यादा हो है। जी। घुटने बदलने के लिए, ताकि उनकी पूरी लाइफ एक ही ऑपरेशन से निकल जाए। लेकिन कभी कभी थोड़ी कम उम्र में भी लगाना पड़ सकता है, अगर घुटना सच में यंग पेशेंट में भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया हो जी। या उसके अंदर कोई ट्यूमर हो जो जिसकी वजह से हमें वो निकालना पड़ा हो जोड़, जी। तो मजबूरी में यंग एज में भी लगा सकते हैं। बट उसमें बस यही होता है कि जब वो जोड़ खराब हो जाएगा तो जी। दोबारा फिर एक ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, एक सवाल और जहन में आ रहा है जो बड़ा अहम सवाल है। कई बार ये तो अक्सर सुनने में आता है कि किसी को फेफड़ों की टीबी हो गई, लंग्स की टीबी हो गई और या किसी दूसरे ऑर्गन में टीबी हो गई। बोन टीबी के बारे में हम जानना चाहेंगे क्योंकि हड्डियों में भी कई बार टीबी हो जाती है। जी उसके हाँ। मुतालिक थोड़ा सा बताइए आप। हड्डियों और जोड़ों में भी टीबी होती है, जैसे कि बाकी शरीर के भाग हैं उनमें टीबी होती है। जी। फर्क बस ये है कि हड्डियों और जोड़ों की टीबी जो है वो हमेशा हमेशा कहीं शरीर के किसी और भाग से ही आती है। जी। जैसे कि फेफड़ों की टीबी तो फेफड़ों से ही शुरुआत होता है, जी। लेकिन हड्डियों और जोड़ों की टीबी कहीं ना कहीं शरीर में और इन्फेक्शन होता है टीबी का, जैसे कि फेफड़े हैं, लिम्फ नोड हैं या और कोई भाग है, वहाँ से ही हड्डियों और जोड़ों में आ जाता है। और फिर वो निर्भर करता है कि हड्डी में आया है या जोड़ में आया है। जोड़ में आया है तो शुरू में दर्द होगा, थोड़ी सूजन आएगी और आगे जाके धीरे धीरे वो जोड़ खराब हो जाता है। तो इसके लिए किस तरह से डॉक्टर साहब पता चलता है, क्या जांच करानी पड़ती है? क्योंकि शुरू में तो मरीज को एक दर्द है, सिर्फ वो दर्द की दवाइयां खाता है, हाँ जी। तो उसके लिए जांच क्या करानी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि ये कि मरीज हड्डियों की को टीबी है? देखकर उसको बात करके ही पता हमें आइडिया हो जाता है कि टीबी की बीमारी हो सकती है। जैसे कि शाम को बुखार आना, वजन घटना, भूख नहीं लगना, रात को पसीना आना, रात को सोते समय दर्द ज़्यादा होना, खांसी आना, इन सब चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि हो सकता है टीबी की बीमारी हो। जोड़ को जब देखते हैं तो जोड़ थोड़ा सा गर्म पाया जाता है, उसको दर्द होता है, उसमें थोड़ी सी जो साइनोवियम वगैरह है वो थोड़ी बढ़ी हुई मिलती है और उसमें थोड़ी सूजन भी आई होती है। तो फिर उसकी जांच करा सकते हैं, जैसे कि एक्सरे करा सकते हैं, ज़रूरत हो तो एमआरआई भी कराते हैं। जी। अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस करने के लिए कुछ खून की जांचें होती हैं, जैसे हीमोग्राम है, ईएसआर है, जी। सीआरपी है। इन सब की जांचों से हमें पता चल जाता है और डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है कि टीबी है कि नहीं है। अच्छा, हमारे जिस्म के किसी और हिस्से में कोई और किसी और ऑर्गन में टीबी होती है तो उसके कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं, तो क्या जी हाँ। वही सिम्टम्स जो है बोन टीबी में भी होते हैं? हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो तो सभी सेम रहते हैं, चाहे जी। शरीर में कहीं भी टीबी हो। जैसे कि शाम को बुखार आना, जी। भूख नहीं लगना, वजन कम होना, जो मैंने बताए थे। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स तो हर कहीं की भी टीबी हो ये हमेशा रहते हैं, या उनमें से कुछ जी। होंगे कुछ नहीं होंगे।
वो भी निर्भर करता है कि उस मरीज़ की इम्यूनिटी कितनी है। अच्छा। और बाकी लोकलाइज सिम्टम्स अलग होते हैं, जैसे जिस पर्टिकुलर जोड़ में अगर टीबी है जी। तो उसके सिम्टम्स, उधर दर्द हो जाएगा, उधर सूजन आ जाएगी, पस भी बन सकता है, जी। रीढ़ की हड्डियां हैं उसमें पस बन जाता है, अच्छा। उससे नस भी दबाव, स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव पड़ सकता है, पैरालिसिस हो सकती है, जी। पैराप्लीजिया हो जाता है, लैट्रिन बाथरूम का पता नहीं चलना, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। अच्छा, पस की जो आपने बात कही, क्या ये एक्सरे से पता चल सकता है या इसके लिए कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन की जांच की ज़रूरत होती है? कई बार एक्सरे में उसकी पस की शैडो दिख जाती है, नहीं अच्छा। तो अल्ट्रासाउंड से पता चलता है और एमआरआई से पता जी। चलता है। सेहत और ज़िंदगी सिलसिले के तहत हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन प्रोग्राम जारी है। आज का मौजू है जोड़ों का दर्द, गठिया मर्ज और कमर का दर्द, और इसके अलावा कोविड-19 के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, बचाव और इलाज। और हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राहुल खरे, प्रोफेसर, सीनियर कंसल्टेंट, हेड ऑफ द यूनिट ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, नई दिल्ली। आप भी अपने सवालात कर सकते हैं। आपके जहन में कोई सवाल है या आप कुछ जानना चाहते हैं, हमारा फ़ोन नंबर है 01123421260। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 01123421260। और अब बात मौसीकी की। ओ जिंदगी तू झूम ले जरा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज दिल पे कोई गीत गा गा गा। ओ जिंदगी तू झूम ले जरा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज दिल पे कोई गीत गा गा गा। ओ गम की सदा कौन सुने, गम की सदा कौन सुने, आज खुशी छाई है, होश नहीं दिल की लगी, जान कहाँ लाई है, हाल ये क्या दिल का हुआ, जैसे रंग ही बदल गया, साज दिल पे कोई गीत गा गा गा। ओ जिंदगी तू झूम ले जरा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज दिल पे कोई गीत गा गा गा। ओ दुनिया वो मंजिल कल जो थी ख्वाबों में, चुपके से आज वही आन बसी आंखों में, हमने उसे देख लिया, सामना उसी का हो गया, साज दिल पे कोई गीत गा गा गा। ओ जिंदगी तू झूम ले जरा, कह रही है तुझसे ये फिजा, साज दिल पे कोई गीत गा गा गा। ओ जिंदगी तू झूम ले जरा। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी तभी झूमेगी जब आपकी सेहत बरकरार रहेगी, इसीलिए कहते हैं सेहत हज़ार नेमत। और सेहत और ज़िंदगी सिलसिले के तहत आज का मौजू है जोड़ों का दर्द, गठिया मर्ज, कमर का दर्द और कोविड-19 से बचाव और इलाज। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राहुल खरे, प्रोफेसर, सीनियर कंसल्टेंट, हेड ऑफ यूनिट ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, नई दिल्ली। और एक बार फ़ोन आपको फिर बता देते हैं, फ़ोन नंबर हमारा 01123421260, यानी 01123421260।
इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें और अपने एक्सपर्ट से कुछ और जानें, इस वक्त एक कॉलर है लाइन पर, उनसे बात करते हैं। आइए। हेलो हेलो। नमस्कार जी। जी नमस्कार, कौन सा बात करें? डॉक्टर साहब, मैं उत्तराखंड से सोनू बोल रहा हूँ। जी सोनू साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, 5 साल पहले मुझे पैरालिसिस हुआ था बाईं साइड में। हाँ जी सोनू जी, पैरालिसिस क्यों हुआ था आपको? सिर्फ पैर में हुआ था या हाथ और पैर दोनों तरफ हुआ था? हाँ जी, हाथ पैर दोनों में हुआ था, बाईं साइड में। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ तो नहीं है? नहीं, अब नहीं है, पहले तो थी, इस समय न शुगर है, कोई भी नहीं है। हाँ जी, तो रिकवरी हो गई आपकी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये आपका ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड नहीं था, ये आपको स्ट्रोक हुआ था। हेमीपेरेसिस बोलते हैं इसको। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो, उसकी वजह से हो गया था। तो इसमें आपका इलाज हो गया और आप रिकवर हो गए हैं। तो ताकत पूरी आ गई है आपके उस हाथ और पैर में? हाँ जी, ताकत जो है 90% है, दूसरे दाएं हाथ के बराबर में मुकाबले। हाँ, 90%। तो अच्छी बात है कि काफ़ी रिकवरी हो चुकी है। आप अभी भी अगर थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें, मांसपेशियों को स्ट्रांग करने की एक्सरसाइजेस करेंगे, तो पावर थोड़ी और अच्छी आ जाएगी आपके। जी बहुत सर, शुक्रिया मेरी डॉक्टर प्रॉब्लम ये है। हाँ जी। सर, प्रॉब्लम मेरी है बाईं साइड में, पूरे से थोड़ा ऊपर, पूरे से लगभग 2-3 इंच ऊपर दर्द होता है कभी कभी। हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए आपको किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ हो सकता है कि वहाँ, क्योंकि एक तरफ आपका पैरालिसिस हो गया था तो मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हों, उस वजह से भी दर्द हो सकता है, या और भी कोई कारण हो सकता है। तो सोनू बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और चूंकि हालांकि आपकी जो तकलीफ है वो दूसरी है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे रुजू कर सकते हैं, क्योंकि आपको कमर का दर्द भी है। हालांकि पैरालिसिस की जहाँ तक बात की तो ये एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड परेशानी या दुश्वारी है आपको। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, यहाँ क्योंकि अब कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन रहा और अनलॉक के बाद भी काफ़ी लोग हैं जो अभी भी वर्क फ्रॉम होम को जारी रखे हुए हैं। जी हाँ। तो ऐसे अफराद के लिए क्या एहतियात ज़रूरी हैं? किस तरह की एहतियात उनको करनी चाहिए कि बैठे बैठे थकान होना या फिर जोड़ों में दर्द होना या कमर में दर्द होना या सर में दर्द होना, इससे कैसे बचा जा सकता है? वर्क फ्रॉम होम जो चल रहा था और अभी भी चल रहा है, इसमें लोग जो बैठकर अपने घर में ही कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना पोस्चर को सही रखें। जब भी वो बैठें तो उनकी जो हिप है और स्पाइन है, इसमें बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। आगे झुक कर ना बैठें या पीछे लेट कर ना बैठें, उस तरीके से ना रहें, सीधा बैठें। अपना जो उनका कंप्यूटर का स्क्रीन है वो बिल्कुल आई लेवल पे होना चाहिए, आंखों के लेवल पे होना चाहिए, ताकि गर्दन ना झुकानी पड़े ना ऊपर करनी पड़े। कोहनियाँ जो हैं उनके लिए रेस्ट होना चाहिए आपकी चेयर पे। और अपना माउस वगैरह भी एक पर्टिकुलर एंगल होता है जिससे कि वो इस्तेमाल करेंगे तो उनको कमर का दर्द, गर्दन का दर्द और कलाई में जो दर्द हो जाता है कंप्यूटर प्रोफेशनल्स को ज़्यादा घंटों तक कंप्यूटर पे काम करने के लिए, वो नहीं होता है। मेरा सुझाव ये भी रहेगा कि हर 40 मिनट बाद या 1 घंटे बाद कम से कम उठ के थोड़ा स्ट्रेच आउट कर लें, थोड़ा टहल लें। और कुछ एक्सरसाइजेज, बहुत आसान एक्सरसाइजेज होती हैं गर्दन की और कमर की, जिनसे कि गर्दन की और कमर की मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाती हैं। तो वो अगर स्ट्रांग होंगी मांसपेशियां, मसल्स वगैरह, तो जल्दी थकेंगी नहीं, तो दर्द नहीं होगा। तो इस टाइप के प्रिकॉशंस लेना चाहिए। बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि पोस्चर जो है, यानी कि बैठने का जो आपका तरीका वो बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, ताकि आपकी कमर में या गर्दन में या फिर कलाई या हाथों में दर्द ना हो। और लैपटॉप या कंप्यूटर को भी एक सही जगह पर रखा जाए ताकि आपका जो बैठने का तरीका वो बिल्कुल दुरुस्त रहे। विटामिन डी की जो बात की जाती है हड्डियों की मजबूती के लिए, आमतौर पे होता है कि डॉक्टर साहब ने बता दिया कि विटामिन डी आपको लेना है हफ्ते में 1 बार। और पता ही चला कि वो ये सोच कर कि जिससे आराम हुआ और ज़्यादा फ़ायदा होगा तो इसको हम रोज़ इस्तेमाल कर लें या एक दिन छोड़ के इस्तेमाल कर लें। तो किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए या सही तरीका उसका क्या है, कितने वक्त तक उसको लेना चाहिए? जी हाँ, विटामिन डी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है हमारे शरीर में, जो कि स्किन से बनता है, हमारी चमड़ी बनाती है सूर्य की किरणों से, सनलाइट से।
अब क्योंकि सनलाइट एक्सपोजर ज़्यादा होता नहीं है आजकल, लॉकडाउन भी चला, लोग घर से बाहर नहीं निकले, घर के अंदर ही रहे, खास तौर पे बड़े शहरों में। जी हाँ, तो लोगों को विटामिन डी डिफिशिएंसी वैसे ही काफ़ी है अच्छा। आजकल, तो ऐसे ही नहीं ले लेना चाहिए विटामिन डी। जी। अगर सिम्टम्स होते हैं, अगर ब्लड टेस्ट कराया है विटामिन डी का, अगर वो कम है जी। तो फिर हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं हफ्ते में एक बार 60,000 यूनिट्स लेना 2 महीने तक। जब वो नॉर्मल हो जाता है उसके बाद मेंटेन करने के लिए महीने में एक बार लेना ज़रूरी होता है, वैसा हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। क्योंकि ये याद रखना चाहिए कि विटामिन डी जो है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, वो विटामिन बी और सी की तरह वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो ये अगर ज़्यादा मात्रा में अगर आ जाएगा हमारे शरीर में तो उससे टॉक्सिसिटी हो जाती है। जी, बजाय फ़ायदे के जो है नुकसान हो सकता है। और इस बीच में लाइन पर एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ हेलो जी बताइए, कहाँ से बात करें आप, कौन बात करें, नाम बताइए अपना। हाँ जी, मुंद्रेना से बोल रही है माया। अच्छा माया साहिबा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। क्या जानना चाहती हैं आप? हमारे जहाँ पैरों में बहुत दर्द होता है और जहाँ भी होता है सूजन आ जाती है एकदम से, और अच्छा। 2-3 दिन तक दर्द रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है अपने आप ही। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? तो 55 साल। अच्छा। हाथ पैरों में आपके हाथ और पैरों में कहाँ, छोटी मतलब उंगलियों में और पंजों में दर्द रहता है? हाँ, उंगलियों में भी सूजन आ जाती है, कभी कभार क्या टेढ़ी भी हो जाती है। अच्छा, और ये सुबह सुबह होता है क्या आपको ज़्यादा ये? नहीं नहीं नहीं, शाम को ज्यादा होता है। अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल ये आपको हो सकता है कि गठिया की बीमारी हो रही हो आपको, तो हाँ, उसके लिए आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलना पड़ेगा। वो कुछ ब्लड टेस्ट बोलेंगे आपको करने के लिए, और हो सकता है कुछ एक्सरे भी कराएं, और उससे पता चल जाएगा कि कौन से प्रकार की गठिया हो रही है। विटामिन डी की कमी की वजह से भी ऐसे जो आप बता रहे हैं कि बीच बीच में जकड़न सी आ जाती है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, ये भी हो सकता है। तो वो कुछ खून की जांच कराने से पता चल जाएगा। तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से दिखा लीजिए एक बार। जी बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, कॉल करने के लिए। और यहाँ बात आपने डॉक्टर साहब की क्रैम्प्स की बात की, तो क्रैम्प्स या जो मसल्स में खिंचाव एक तरह से आ जाता है कई बार, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? क्या पानी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी मिकदार बढ़ा देनी चाहिए, या कुछ और कोई तरीका हो सकता है? जैसे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनमें जी। भी क्रैम्प्स आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं क्रिकेटर्स को बहुत लंबे समय तक बैटिंग कर रहे होते हैं तो उनको क्रैम्प आ जाता है और फील्ड छोड़नी पड़ जाती है। तो वो तो इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस हो जाती है, जिसकी डिहाइड्रेशन की वजह से ऐसा होता जी हाँ, डिहाइड्रेशन हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस हो जाती है, उसकी वजह से हो जाता है। बाकी और भी बहुत लोगों को होते हैं, काफ मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, पैरों में दर्द होता है मसल्स में, तो वो विटामिन ई की डिफिशिएंसी से भी हो सकता है, कैल्शियम की डिफिशिएंसी से भी हो सकता है, विटामिन डी की भी डिफिशिएंसी से हो सकता है। अच्छा, तो ये सारे सप्लीमेंट्स हैं जो कि देने से ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अच्छा विटामिन डी की बात आपने की है। विटामिन डी को जो है अपने डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए और एक ख़ास वक्त तक लेना चाहिए। यहाँ कैल्शियम के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, चूँकि कैल्शियम भी एक ऐसी चीज़ है हड्डियों की मजबूती के लिए आमतौर पे लोग कहते हैं कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसके लिए क्या आप बताएंगे, क्या कहना चाहेंगे, कितने दिन इसको लेना चाहिए और कैसे अफराद को लेना चाहिए? जी हाँ, कैल्शियम बहुत इम्पोर्टेंट है, हम लोग के डाइट से भी पहुंचता है। जी। कई बार हम लोग मरीजों को देते भी हैं, लिखते भी हैं खाने को। जी। तो उन लोगों को देते हैं जिनमें हमें लगता है कि कैल्शियम की कमी हो रही है, जैसे कि महिलाएं हैं 40-45 साल की उम्र से ज़्यादा, जिनकी उम्र है जो मेनोपॉज पहुंचने वाली हैं, तो उन लोगों को हम लोग कैल्शियम देते हैं। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है शरीर के अंदर। तो विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम आप चाहे जितना मर्जी खाने में खा लें या टैबलेट खा लें, वो आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। अच्छा। तो हड्डियों तक पहुंच नहीं पाएगा। तो इस वजह से विटामिन डी सही होगा तो फिर हम कैल्शियम देते ही देते हैं, क्योंकि महिलाओं में खासकर कैल्शियम की ज़रूरत बढ़ जाती है क्योंकि उनकी हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं। जेंट्स में हम 60-70 साल की उम्र के बाद उनको कैल्शियम दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन उससे पहले जेंट्स में ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, कैल्शियम की जहाँ तक बात है, कुछ मरीजों को शिकायत होती है गुर्दे की पथरी की, हाँ जी, या किसी और जगह पथरी हो जाए, तो ऐसे मरीजों को कैल्शियम लेना चाहिए या नहीं? वो निर्भर करता है कि वो पथरी किस चीज़ से बन रही है, किस टाइप की है। हाँ जी, अगर उनको ऑपरेशन हो गया है, पथरी का पता चल गया है किस चीज़ की बनी है, तो वो चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं डाइट में।
बट आमतौर से जब कमी होती है शरीर में तो कैल्शियम उनको लेना ही पड़ता है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल खरे, आपने बड़ी मुफीद बातें बताई और उम्मीद करते हैं कि जब आगे वक्त मिलेगा तो फिर आपको हम जहमत देंगे और मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द और गठिया के हवाले से और कोविड के हवाले से भी। और सेहत और ज़िंदगी सिलसिले के तहत जैसा कि हमने आपको बताया आज का मौजू था जोड़ों का दर्द, गठिया रोग, कमर का दर्द वगैरह और कोविड-19 से बचाव और इलाज। हमारे एक्सपर्ट थे डॉक्टर राहुल खरे, प्रोफेसर सीनियर कंसल्टेंट, हेड ऑफ यूनिट्स ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान नईम को भी दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।